इजरायल और भारत को थोड़े अंतराल पर ही आज़ादी मिली थी। उसका क्षेत्रफल हरियाणा या मणिपुर जैसे राज्यों से भी कम ही होगा, लेकिन इसके बाद भी आज वो न केवल पूरी तरह आत्मनिर्भर है बल्कि सुपरपावर भी। इजरायल की यहाँ तक पहुँचने की कहानी काफी कुछ सीखने का मौका भी देती है। पहले विश्व युद्ध के पहले फलस्तीन ऑटोमन साम्राज्य का एक जिला था। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को ब्रिटेन और उसके सहयोगियों से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वो ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। हालांकि ये काफी जटिल स्थिति थी। इस इलाके में अरबी रहते थे और लंबे समय यहूदी ऐतिहासिक आधार पर इस इलाके पर अपना दावा करते थे और यहाँ रहना चाहते थे। यहूदियों का कहना था कि इस इलाके से उनका हजारों सालों से ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध रहा है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हजारों यहूदी दुनिया भर से इस्राएल बनने से पहले इस इलाके में आने लगे। ये ऐसा समय था जब यहूदियों को यूरोप और रूस में यातनाएं सहनी पड़ रही थी। नाजियों ने जब 40 के दशक में यहूदियों पर घोर अत्याचार किया तो उनका बड़े पैमाने पर जर्मनी से इस इलाके में पलायन हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने फैसला किया कि अब फलस्तीनी इलाके पर संयुक्त राष्ट्र निर्णय करे कि क्या करना है। अब तक यहूदी जोर शोर से इस इलाके को उनका राष्ट्र बनाने की मांग करने लगे थे। संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीन को 2 देशों में बांटने का सुझाव दिया, एक अरब और दूसरा यहूदियों के लिए। अरबियों ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन यहूदी नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इजरायल की घोषणा कर दी। अमेरिका ने तुरंत इजरायल को मान्यता दे दी। इसके बाद युद्ध हुआ, लेकिन आखिरकार धीरे धीरे एक देश के रूप में इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती गई। हालांकि ये इतना आसान तो वाकई नहीं था। इजरायल की आबादी 85 लाख के आसपास है। यहाँ न तो ज्यादा खनिज संपदा थी और न ही उर्वर मिट्टी थी, ना तेल और न ही अनुकूल हालात, लेकिन जिस तरह यहूदियों ने इस देश को बदलकर रख दिया और धीरे धीरे हर क्षेत्र में बेहतर बनाया, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। चाहे बात कृषि की हो या फिर साइंस रिसर्च की या फिर सैन्य क्षमता की, इजरायल ने हर किसी को जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक और खूंखार एजेंसियों में से एक है। मोसाद एजेंट्स ने इजरायल के दुश्मनों के खिलाफ ऐसे ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं जिनके सामने आने से पहले तक केवल कल्पना ही की जा सकती थी। जितना ज्यादा खतरा, मोसाद के एजेंट्स उतनी ही सफाई से अपना काम करके निकल जाते हैं। 1949 में औपचारिक रूप से अस्तित्व में आने के बाद मोसाद ने दुनिया भर में एक से एक घातक मिशंस पूरे किए। ऐसे ही चुनिंदा मिशंस के बारे में आइए आपको बताते हैं। 27 जून 1976 को इजरायल से ग्रीस के लिए रवाना हुए एक यात्री विमान को अगवा कर लिया गया था। प्लेन लीबिया ले जाया गया। वहां ईंधन भरने के बाद उसे अरब देशों में लैंड कराने की कोशिश हुई, मगर वे जानते थे कि इजरायली नागरिकों से भरे इस विमान को अपने यहाँ रुकवाना कितना खतरनाक है। आखिर में 28 जून को विमान युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। वहां के तानाशाह ईदी अमीन ने सेना के खास लड़ाकों को तैनात किया ताकि बंधकों की निगरानी की जा सके। आतंकवादियों ने डिमांड रखी कि इजरायल अपनी जेलों में बंद उनके साथियों को छोड़े। 48 घंटे का वक्त दिया गया। इजरायल ने एक तरफ तो बातचीत जारी रखी और पीछे से मोसाद एजेंट सक्रिय हो गए। 30 जून को कुछ बंधकों को रिहा किया गया, जिनमें से ज्यादातर बीमार या बुजुर्ग थे। किसी तरह इजरायल ने आतंकियों से बातचीत करके 4 जुलाई तक का वक्त जुगाड़ लिया। आतंकियों को लगा कि इजरायली सरकार उनके आगे झुक रही है। वह इजरायली नागरिकों को छोड़ बाकी देशों के बंधकों को रिहा करने पर राजी हो गए। विमान में कुल 258 लोग सवार थे, जिनमें से अब 116 ही बचे थे। 3 जुलाई को मोसाद के प्लान को अप्रूव कर दिया गया। जिस बिल्डिंग में बंधकों को रखा गया था उसकी पूरी डिटेल्स मोसाद के कमांडोज के पास थी। 100 कमांडोज की एक टीम पूरे इंतजाम के साथ एंटेबे के लिए निकली। अचानक हमला किया और 7 किडनैपर्स को मार गिराया। युगांडा आर्मी के करीब 50 सैनिक भी मारे गए। इजरायल के 3 बंधकों की जान भी इस पूरे मिशन में चली गई। जब कमांडोज लौटने लगे तो एयरपोर्ट पर मौजूद सभी फाइटर प्लेन्स को बमों से उड़ा दिया गया।